नमस्कार दोस्तों। आज के इस लेक्चर में हम जानेंगे कि राष्ट्र और राष्ट्रवाद। दोस्तों देखिए कि राष्ट्रवाद की अवधारणा सबसे ज़्यादा हमें कहाँ पे दिखाई देती है। राष्ट्रवाद की अवधारणा हमें भारतीय राष्ट्रवादी आंदोलन के अंदर दिखाई देती है, जो अंग्रेजों के खिलाफ चला था। तो इस लेक्चर में हम जानेंगे कि किस प्रकार से राष्ट्र बना, किस प्रकार से राष्ट्रवाद की अवधारणाएं आई और राष्ट्र और राज्य के अंदर क्या संबंध है, क्या अलग प्रकार की उसमें विशेषताएं हमें दिखाई देती है। राष्ट्रवाद का प्रश्न कहाँ पे आता है और राष्ट्र और राज्य का संबंध किस प्रकार से उसको परिभाषित करना, और राष्ट्रवाद के सिद्धांत के सामने क्या क्या चुनौतियां हैं। राष्ट्रवाद के सिद्धांत जो है वो मुख्य दो रूपों में दिखाई देते हैं: गैर आधुनिकतावाद सिद्धांत, जो पुराने जो सिद्धांत है वो, और जो नए सिद्धांत है वो, और भारतीय राष्ट्रवाद, और उनका एक तरह से सारांश के रूप में हम देखेंगे। दोस्तों, कि अगर भारतीय राष्ट्रवाद की बात करें तो ये क्या था कि अंग्रेजों के खिलाफ चलने वाला एक तरह से आंदोलन जो था वो था, एक तरह से क्या था, अंग्रेजों के खिलाफ चलने वाला आंदोलन था। हम इसके अंदर पहले जानते हैं कि राष्ट्र, राष्ट्रवाद और राष्ट्र राज्य को समझने का हम प्रयास करते हैं। दोस्तों, राष्ट्रवाद का प्रश्न, जब हम राष्ट्रवाद की बात करते हैं तो 18वीं से 20वीं सदी के बीच में किस समय के बारे में बोलते हैं। यह वही काल था जब छोटे और बड़े समुदायों को एक बड़ी तादाद, एक बड़े और एक रूप समुदाय यानी तुलनात्मक तौर पर एक छोटी संख्या में तब्दील हुई थी। इसे और आसान तरीके से इस तरह से कहा जा सकता है कि छोटे समुदायों की एक बड़ी संख्या बड़े समुदायों की एक छोटी संख्या में तब्दील होना शुरू हो गई थी। आकारों के विस्तार ने संख्याओं की अधिकता को विस्थापित कर दिया और नए समुदाय नए रिश्तों और एकजुटता के निशानियों के जरिए सामने आए थे। नए एकजुटता कुछ यूं विकसित हुई जो प्रकृति में बिल्कुल निजी नहीं थी, लेकिन बहुत मजबूत थी। समूह और व्यक्ति एक दूसरे से परिचित नहीं होने के बावजूद खुद को राष्ट्र के नाम से पुकारे जाने वाले नए बड़े आदर्श समुदाय का सदस्य मानने लगे। यहाँ पे देखिए दोस्तों, होता क्या है कि कुछ लोग इकट्ठे होते हैं, वो एक दूसरे को जानते नहीं है, फिर भी एक ऐसी चीज जिसे हम क्या मानते हैं, राष्ट्र मानते हैं, जिसे हम क्या मानते हैं दोस्तों, राष्ट्र मानते हैं। उस राष्ट्र के नाम पे वो क्या होते हैं, इकट्ठा होते हैं, और उसी के नाम पे ये जो राष्ट्र है इसके नाम पे इकट्ठा होते हैं, और धीरे धीरे एक समुदाय बनता है उनका। कि कहते हैं ना कि नरमपंथी, उसमें कुछ अलग विचारधारा के लोग थे, वो भी किसके लिए लड़ाई कर रहे थे, राष्ट्र के लिए। गरमपंथी, जिसको गरम दल के नाम से जानते हैं, वो भी किसके लिए लड़ाई कर रहे थे, आपके राष्ट्र के लिए। तो इस प्रकार से एक आदर्श सी चीज जिसको राष्ट्र के नाम से जानते हैं, उसके लिए कुछ व्यक्ति इकट्ठे होते हैं और वो अपने आप को एक समुदाय या सोसाइटी का हिस्सा मानने लगते हैं, जो सोसाइटी थी आपके राष्ट्रवादी। इस प्रक्रिया में जो चीज शामिल थी वो नए तरह की एक कल्पना थी। नए समुदायों का अपना निर्माण सबसे एक अलग कल्पना के जरिए हो रहा था। नए समुदाय पारस्परिक संसाधनों की साझा से हिस्सेदारी या परिचय के जरिए नहीं बन रहे थे। दोस्तों देखिए, वो जो नया जो समुदाय बन रहा था, नई जो सोसाइटी का निर्माण हो रहा था, वो किसी संसाधन के लिए नहीं बन रहा था, या किसी हिस्सेदारी के लिए नहीं बन रहा था, किसी पहचान के लिए नहीं बन रहा था, बल्कि एक आदर्श चीज के लिए बन रहा था। वो आदर्श चीज थी राष्ट्र। इतिहास में ज्यादातर समुदाय, परिचय, ग्रामीण समुदायों की बात करें या भाषा समुदायों की बात करें या दूसरे स्थानीय समुदायों की बात करें, तो वो एक दूसरे की इन चीजों पे निर्भर रहते हैं। इसके विपरीत एक नया राष्ट्रीय समुदाय, जिसे क्या नाम दिया गया, नया राष्ट्रीय समुदाय नाम दिया गया, अपरिचय या फिर अनामिकता पर आधारित था। उसका आपस में कोई परिचय नहीं था कि किस लिए बनाया जा रहा है। नया समुदाय एक साथ प्रत्येक दिन के साझे अनुभव पर नहीं, बल्कि कुछ निश्चित किस्म की कल्पना के आधार पर बनाया गया था कि अगर अंग्रेजों को हम बाहर से निकालेंगे तो हमारा देश जो है वो आज़ाद होगा, और आज़ादी के बाद हमें इस प्रकार की स्वतंत्रता मिलेगी। इसी बेस पे नए राष्ट्रवाद का उदय हुआ और नया जो सोसाइटी था उसका उदय हुआ। इस तरह से संक्षेप में राष्ट्रवाद के अगुआ सिद्धांतकार बेनेडिक्ट एंडरसन के हवाले से कहें तो राष्ट्र जो है वो परिकल्पित समुदाय था। राष्ट्र नाम की चीज पहले नहीं थी, केवल उसकी कल्पना की गई। भारत जो है वो एक राष्ट्र है, भारत जो है वो एक, इंडिया जो है वो एक क्या है, नेशन है। और इस प्रकार का नेशन हमें मिलेगा जब हम अंग्रेजों को वहां से निकालेंगे। इससे आगे इन नए समूह और समुदायों के
ने इस बात पर भी जोर डालना शुरू किया कि उनका अपना प्रतिनिधि राज्य होना चाहिए। सेल्फ जो डोमिनियन स्टेट जो है वो होना चाहिए। दूसरे शब्दों में राज्य भारी व्यवस्था अपरिचित समुदाय और समुदायों की नहीं होनी चाहिए, बल्कि उन्हीं समुदायों से निकला हुआ होना चाहिए। अब दोस्तों देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा इसको समझने का प्रयास कीजिए कि वो जो राष्ट्रवादी जो लोग थे जिन्होंने सोसाइटी बनाई, वो क्या चाहते थे कि ये जो एक राज्य जो है वो किसी बाहरी उस पे किसी प्रकार का एक प्रकार से नियंत्रण नहीं होना चाहिए, और जो राज्य जो है उसका शासन जो है वो उन्हीं लोगों के द्वारा होना चाहिए जो सोसाइटी उन्होंने एक प्रकार से क्रिएट की है। कहने का मतलब भारत के जो लोग थे जो राष्ट्रवादी आंदोलन से जुड़े थे, वो ये चाहते थे कि जो राष्ट्रवादी आंदोलन के दौरान उनके अंदर के जो लोग हैं, उनके सोसाइटी के जो लोग हैं, उन्हीं के द्वारा राज्य चलाया जाए। और जो स्टेट की उन्होंने परिकल्पना की है, एक माइंड मैपिंग जो की है, वो पूरी हो सके। इसमें राज्य और समाज के बीच यह अनुरूपता या पहचान कुछ बिल्कुल अद्भुत और असामान्य है। परिस्थिति की ये नई विशेषताएं राष्ट्र, राष्ट्रवाद और राष्ट्र राज्य को परिभाषित की विशेषताएं बन गई है। राष्ट्रवाद के एक और सिद्धांतकार गैलनर ने अपनी किताब के प्रारंभिक पैराग्राफ में इन शब्दों को कुछ इस तरह से परिभाषित किया है कि राष्ट्रवाद प्राथमिक तौर पर एक राजनीतिक सिद्धांत है। वो कहते हैं गैलनर कि राष्ट्रवाद जो है वो क्या है, प्राथमिक तौर पर अगर प्राइवेट स्तर पे उसको देखें तो एक प्रकार का राजनीतिक सिद्धांत है, जो किसके लिए किया जा रहा है, राजनीति के लिए किया जा रहा है। जो इस बात को कहता है कि राजनीतिक और राष्ट्रीय यूनिट को एक समान होना चाहिए। राष्ट्रवाद की एक भावना या एक आंदोलन के तौर पर इस सिद्धांत के जरिए सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है। राष्ट्रवादी भावना के सिद्धांतों के उल्लंघन से पैदा होने वाले गुस्से को एहसास, या फिर उसके पूरे होने पर मिलने वाली खुशी का एहसास। दोस्तों देखिए, राष्ट्रवादी भावना जब हमारी उसका उल्लंघन होता है तो हमारे अंदर बहुत कुछ आता है, और जब राष्ट्रवादी भावना पूरी होती है तो बहुत खुशी का एहसास होता है। तो ये एक प्रकार का एहसास मान सकते हैं इसको। एक राष्ट्रवादी आंदोलन एक ऐसी चीज है जो इस तरह की भावना से प्रेरित है, ये कहा गैलनर ने। राष्ट्रवाद की इस परिभाषा में स्पष्टता और विशिष्टता की योग्यता है। इसमें केवल एक ही समस्या है कि राष्ट्र की यह है कि राष्ट्र की एक समझ पर आधार। अगर राष्ट्रवाद एक राजनीतिक सिद्धांत है जो आपके राज्य, और जो राज्य जो है वो राजनीतिक इकाई होगा और राष्ट्र जो है वो राष्ट्रीय इकाई की अनुरूपता का प्रतिनिधित्व करता है, तब हम इसे राष्ट्रवाद को समझने के लिहाज से इस परिभाषा के आधार पर हम उसे परिभाषित करने में सफल हो सकते हैं। एक राष्ट्र की परिभाषा कर पाना आसान नहीं है। अब कोई व्यक्ति आपसे कहे कि ये एक राष्ट्र है, क्या होगा राष्ट्र, आप कल्पना करके देखिए कि भारत जो है वो एक राष्ट्र है, तो भारत के अंदर ऐसी क्या चीज है कि वो राष्ट्र कह सकते हैं उसको। तो ये बड़ा कठिन और विवादास्पद भी है। और एक राष्ट्र को परिभाषित करने के प्रयास में मुख्य रूप से ये समस्या आती है कि किसी भी खास दिए गए समय पर बड़ी तादाद में मौजूद राष्ट्र उस परिभाषा पर खड़े नहीं होते थे। इस तरह से ऐसा लगता है कि राष्ट्रों की असली दुनिया अपनी एकता के बावजूद इतनी विविधतापूर्वक है। किसी अकेली परिभाषा में इस सब को शामिल करने की आशा नहीं की जा सकती है। इसी की एक वजह है कि विद्वान आमतौर पर राष्ट्रवाद की कोई सार्वभौमिक परिभाषा देने से बचते हैं। अगर आप कहेंगे कि भारत जो है हिंदुओं का देश है, तो कहीं ना कहीं आप दूसरी जो कम्युनिटी जो है, जैसे मुस्लिम कम्युनिटी है, सिख कम्युनिटी है, ईसाई कम्युनिटी है, उसकी आप खिलाफ बात कर रहे हैं, तो ये राष्ट्रवाद की सही परिभाषा नहीं हो सकती। या कहे कि भारत पाकिस्तान जो है एक मुस्लिम कंट्री है, आप इसके अलावा जो वहाँ पे कम्युनिटी है उसके खिलाफ बात कर रहे हैं, तो इस प्रकार से राष्ट्रवाद जो है वो कभी भी उसकी सही परिभाषा नहीं दी जा सकती है। लोग अपने विचार अपने तरीके से और समय और परिस्थिति के अनुसार जो है वो राष्ट्रवाद की परिभाषा बदलती रहती है। जो सभी परिस्थितियों पे आपकी लागू होती है, वह विशिष्ट राष्ट्रों को व्याख्यात करना आसान पाते हैं। विशिष्ट अनुभवों के आधार पर कुछ बड़े सिद्धांतों को चुन पाना भी बहुत ज़्यादा कठिन है। गैलनर दो गुणों जिसमें संस्कृति और इच्छा को यहाँ पे चिन्हित करते हैं। वो कहते हैं कि आप राष्ट्र जो है उसको मान रहे हो या राष्ट्रवादी जो है विचारधारा है उसको मान रहे हो, उसमें आपके सामने दो चीज़ें होती है, एक आपकी संस्कृति जो आपका कल्चर है, और दूसरी आपकी विल जो आपकी इच्छा है, जो सामान्य परिभाषा के एक हिस्से को निर्माण कर सकती है। लेकिन वो खुद भी इन दोनों की अपर्याप्तता को समझते थे, और वास्तव में दोनों
सभी तरह के राष्ट्रों के लिए सही पहचान नहीं कर पाते थे। उन्हीं के हवाले से एक बार फिर राष्ट्रवाद का जो विचार है, जो हमारे युग में सार्वभौमिक सामान्य लगता है, वस्तुतः क्या है? तो परिवर्तनशील अस्थायी परिभाषाओं पर बातचीत इस काल्पनिक अवधारणा को चिन्हित करने में मददगार साबित हो गए। पहला है कि दो व्यक्ति एक ही राष्ट्र के हैं, केवल और केवल वो एक संस्कृति की साझेदारी करते हैं, जहाँ संस्कृति का मतलब है विचार, पहचान, संगठन और व्यवहार और संचार के रास्तों की एक व्यवस्था। वो कहते हैं कि कोई दो व्यक्ति है, वो एक राष्ट्र के, उसके बीच में क्या है कि उनकी संस्कृति एक है, उनके विचार एक जैसे हैं, उनकी पहचान एक जैसी है, उनके संगठन, व्यवहार और संचार के जो रास्ते हैं वो लगभग एक जैसे से हैं। दो इंसान एक ही राष्ट्र के हैं और केवल दोनों एक दूसरे के एक ही राष्ट्र से जुड़े होने के तौर पे पहचानते हैं, और दूसरे शब्दों में राष्ट्र जो है इंसानों को बनाते हैं। राष्ट्र इंसानों की प्रतिबद्धता और समर्पणों और एकजुटता की कलाएं हैं। लोगों की केवल एक श्रेणी एक राष्ट्र बन जाती है। जब श्रेणी के सदस्य पूरे विश्वास के साथ एक दूसरे के साथ पारस्परिक अधिकारों और कर्तव्यों को अपनी सदस्यता की हिस्सेदारी के न्याय के तौर पर चिन्हित करते हैं, तो इसमें से प्रत्येक अस्थायी परिभाषाएं सांस्कृतिक और स्वयं से कुछ योग्यताएं रखती है। उनमें से प्रत्येक में एक ऐसा तत्व है जो राष्ट्रवाद के समझने के लिहाज से असली महत्व रखता है। तो दोस्तों, कुल मिला के अगर बात करें तो राष्ट्रवाद क्या है कि जब हम दो या दो से अधिक व्यक्ति एक जैसी विचारधाराएं रखते हैं, उनके विचार, उनके कल्चर्स जब एक जैसे होते हैं, तो वो एक राष्ट्र के रूप में अपने आप को परिभाषित कर सकते हैं। ऊपर के हिस्से में परिभाषा संबंधी कठिनाइयों के बाद हम अभी भी स्पष्टता के लिहाज से दोनों शब्दों, जिसमें राष्ट्र और राष्ट्र राज्य के अस्थायी और परिवर्तनशील परिभाषाएं तय कर सकते हैं। शायद राष्ट्र को परिभाषित करने की दिशा में ये पहला कदम है, और इसकी संभाव्यता पर सवाल उठाना भी और उसे खारिज करना। एक राष्ट्र हमें दिया गया कोई कुदरती मानव समुदाय नहीं है। अगर हम बात करें कि राष्ट्र क्या है, तो इसमें हम कह सकते हैं कि राष्ट्र जो है वो कोई कुदरती मानव समुदाय नहीं है, कि कोई प्रकृति ने हमें प्रदान नहीं किया है कि ये जो है ये आप इसको राष्ट्र कह सकते हैं। ये एक ऐतिहासिक श्रेणी है जो इतिहास से बनती है आपके, या जैसे इतिहास में इतिहास के द्वारा बनाया गया है। ये कुछ निश्चित निश्चित ऐतिहासिक परिस्थितियों का उत्पाद है, कि कुछ घटनाएं ऐसी होती है जिनसे राष्ट्र का निर्माण होता है। हमने देखते हैं कि अमेरिका की क्रांति हुई तो अमेरिका राष्ट्र का निर्माण होगा। चाइना की जो साम्यवादी क्रांति हुई उससे चाइना का निर्माण होगा। भारत का राष्ट्रवादी आंदोलन हुआ उससे भारत के, तो अलग अलग परिस्थितियां जो थी वो अलग अलग थी। वहां पे ऐसा नहीं कि सारी जगह एक जैसी परिस्थितियों से राष्ट्र का उदय होता है। अलग अलग स्थान की अलग अलग परिस्थितियां हो सकती है, उसके हिसाब से राष्ट्र का उदय होता है। आधुनिक काल से पहले या फिर 18वीं या 19वीं शताब्दी में राष्ट्रवाद के उभार से पहले राष्ट्रवाद शब्द कई प्रकार से इस्तेमाल किया जाता है। ये विशेष रूप से नस्ल या कबीला के अर्थ में प्रयुक्त होता था। इन शब्दों का अर्थ आज राष्ट्र को दिए गए अर्थ से बिल्कुल भिन्न था। हालांकि ये सारे शब्द जो है वो मानवीय समूह के लिए प्रयुक्त होते थे। दोस्तों, यहाँ पे देखिए कि प्राचीन जो राष्ट्रवाद की जो परिभाषा थी वो किसी कबीले, किसी पक्ष के लिए होती थी, और नई जो परिभाषा है वो एकदम अलग है। हालांकि ये सारी की सारी राष्ट्र जो था वो किसके साथ जुड़ा हुआ है? मानव के साथ जुड़ा है, मानवीय समूह के साथ जुड़ा हुआ है। 19वीं सदी के आखिरी दशकों में राष्ट्र को परिभाषित करने का एक नया आयाम हमारे सामने आता है। अर्नेस्ट रेनान ने राष्ट्र की नस्ली और प्राकृतिक परिभाषाओं को उन्होंने खारिज कर दिया। उन्होंने कहा ये खास तरह की नस्ल और खास तरह की जो प्राकृतिक जो है वो परिभाषा राष्ट्र की नहीं हो सकती। उनके स्थान पर उन्होंने इच्छा, स्मृति और चेतना पर आधारित राष्ट्र की ऐच्छिक परिभाषा दी थी। उन्होंने कहा कि आपकी इच्छा, आपकी स्मृति और आपकी चेतना अगर ऐसा करने को कहती है कि ये चीज सही है या इस विचार के साथ हम जुड़ सकते हैं, तो वो आपका राष्ट्र माना जा सकता है। इस परिभाषा में दो प्रमुख तत्व हमें वो बताते हैं। पहला, यह राष्ट्रों को पहले से मौजूद तथ्य के रूप में नहीं देखती है, बल्कि इसमें ऐतिहासिक निर्माण पर जोर देती है। यह इस धारणा को भी अस्वीकार करती है कि राष्ट्रों का निर्माण प्राकृतिक सीमाओं जैसे नदी, पहाड़, समुद्र द्वारा होता है। इसके बजाय राष्ट्रों का निर्माण इच्छा और चेतना द्वारा होता है। वो कहते हैं कि कोई भी राष्ट्र जो है वो बनता है तो ऐसा नहीं है कि वो यहाँ इस नदी के इस पार का राष्ट्र है या इस पार का राष्ट्र है, कोई भी पहाड़ है उसके इस पार का है या इस पार का, बल्कि राष्ट्रों का निर्माण व्यक्ति की इच्छा और उनकी चेतना पे होता है।
राष्ट्रों को समझने में ये तरीका वास्तव में एक बड़ा मोड़ साबित हुआ और इसमें राष्ट्रों को एक आकस्मिक जरूरत के तौर पर दिखाया गया, जिसमें मानव इच्छा के जरिए लाया गया था। इस समझ पर राष्ट्रों के बारे में कोई भी चीज मजबूत और स्थायी नहीं थी। उनका निर्माण भी किया जा सकता था और उनको खत्म भी किया जा सकता था। 1882 में राष्ट्र की अवधारणा पर दिए गए अपने मशहूर भाषण में रेनान ने कहा था कि राष्ट्र कोई चिरस्थायी चीज नहीं है। वो कहते हैं कि ये आपके स्टैटिक चीज नहीं है, ये आपकी डायनामिक है। वो शुरू हुए और उनका खात्मा भी हुआ। इस पर बात की पूरी संभावना है कि उन्हें यूरोपीय संघ प्रस्तापित करेगा, लेकिन ये उस सदी का कानून नहीं है जिसे हम कह रहे हैं। मौजूदा समय में राष्ट्रों की मौजूदगी अच्छी है और यहाँ तक जरूरी है। उनकी मौजूदगी स्वतंत्रता की गारंटी है, जो खो जाएगी अगर दुनिया के पास एक ही कानून और एक ही मालिक होता। हालांकि इस समझ के साथ एक बड़ी समस्या ये थी कि जो इस बात से बिल्कुल अलग थी कि यह यूरोप का केंद्रित था। श्रेणियों के निर्माण जिसमें इच्छा, याद और चेतना के जरिए यह राष्ट्रों के अच्छे और कारगर तरीके से गिनती करता है, जो राष्ट्रों का एक संकेत दे सकता है। लेकिन ये श्रेणियां प्रकृति में इतनी आम थी कि उन्हें ज्यादातर समूह में हासिल किया जा सकता है। इच्छा और चेतना के आधार पर बहुत सारे गैर राष्ट्रीय समुदायों को भी पहचाना जा सकता है। वास्तव में ऐसा कहा जा सकता है कि अगर सारे नहीं तो ज्यादातर मानव समुदायों की इस आधार पर पहचान हो सकती थी। इस तरह से सभी प्रकार के मानव समुदायों में एक समूह में बड़े पुल से विशिष्टता और अलग मानव समुदाय की कैसे पहचान की जाए। रेनान की परिभाषा ने राष्ट्रों के सामान्य हिस्से को बेहतर तरीके से पकड़ा, लेकिन उन्हें विशिष्ट पक्ष को दरकिरार कर दिया था। दूसरे शब्दों में कहें तो उनके पास समावेशी होने की पूरी योग्यता थी। इसकी खामी यह थी कि यह पर्याप्त तौर पर विशिष्ट नहीं थी। दोस्तों, रेनान की जो समझ थी उसमें कुछ कमियों को जोसेफ स्टालिन ने 1913 में रेखांकित किया था। उन्होंने राष्ट्रों के कुछ खास विशिष्टताओं पर जोर दिया। स्टालिन ने राष्ट्रों को कुछ इन शब्दों में परिभाषित किया कि राष्ट्र लोगों के एक स्थायी समुदाय की ऐतिहासिक निर्मित है, जो समान भाषा, क्षेत्र, आर्थिक जीवन, मनोवैज्ञानिक बुनावट के आधार पर गठित होता है और सांझी संस्कृति में परिलक्षित होता है। इस परिभाषा ने राष्ट्रों की पहचान के लिहाज से 5 मुख्य विशेषताओं को प्रतिपादित किया था। ऐतिहासिक निरंतरता, कि निरंतर चलने वाला होता है। समान उनकी भाषा होना चाहिए, समान उनका क्षेत्र होना चाहिए, आर्थिक जीवन में भी समानता होनी चाहिए और सांझी उनकी संस्कृति होनी चाहिए। तो इस परिभाषा के आधार पर राष्ट्र बनता है। स्टालिन की समझ कुछ मामलों में रेनान से बिल्कुल विरोधी थी। हालांकि दोनों राष्ट्रों के निर्माण के मामले में बुनियादी धारणाओं की साझेदारी करते थे, राष्ट्र एक पहले से मौजूद तथ्य नहीं। अगर हम रेनान की बात करें या स्टालिन की बात करें, रेनान की बात करें या स्टालिन की बात करें, तो दोनों में एक तथ्य जो था वो ये था कि जो राष्ट्र जो है वो आपका पहले से मौजूद नहीं है। ये बिल्कुल था कि प्राकृतिक रूप से राष्ट्र नाम की कोई चीज नहीं है, उनका एक ऐतिहासिक प्रक्रिया में निर्माण होता है। अगर रेनान राष्ट्रों को सामान्य पक्ष के पैमाने पर देखते हैं तो स्टालिन दूसरे छोर पर पहुंच जाते हैं और राष्ट्रों को विशिष्ट पक्ष से देखने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, इस प्रकार से राष्ट्रों के निर्माण में इच्छा और चेतना के सामान्य योगदान को नजरअंदाज कर देते हैं। अगर 20वीं सदी में यूरोपीय यहूदियों का उदाहरण लें तो यहूदी राष्ट्र स्टालिन की परिभाषा में पर्याप्त तौर पर समाहित नहीं होते, लेकिन ये रेनान की परिभाषा में समाहित होता है। तो इस प्रकार से इनके कह सकते हैं कि एक प्रकार से दोनों के बीच में एक चीजें जो है वो चलती रहती है। इसी प्रकार से हम बात करें तो स्टालिन की परिभाषा जो है वो रेलान की परिभाषा से आगे थी, लेकिन अगर दोनों की परिभाषा को मिला दिया जाए तो दुनिया के सारे राष्ट्र संभावित इसमें नहीं हो सकते। तो फिर ऐसा कौन सा अहम तत्व है जो इन दोनों में नहीं मिलता है? यही अर्नेस्ट गेलनर ने धीरे से प्रवेश करते हैं और उन्होंने 1983 में अपनी पुस्तक में राष्ट्र और राष्ट्रवाद में इस छूटी हुई जो तथ्य था उसका जिक्र किया। उन्होंने महत्वपूर्ण और कुछ विवादित विचार को आगे बढ़ाया, जिसमें कहा गया कि आखिर में राष्ट्रों का निर्माण राष्ट्रवाद से होता है। वो कहते कि राष्ट्र जो है उनका विकास जो है वो राष्ट्रवाद से होता है, उसमें किसी भाषा का, किसी क्षेत्र का, किसी आर्थिक समानता का योगदान नहीं होता, किसी दूसरे तरीके से नहीं। ऐसा मामला नहीं है कि पहले बने राष्ट्र अपने औचित्य का निर्माण राष्ट्रवाद के जरिए करते हैं। अगर इस समझ को भारतीय मामले में लागू किया जाए तो हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि भारतीय राष्ट्र नहीं था,
जिसने भारतीय राष्ट्रवाद का निर्माण किया, बल्कि भारतीय राष्ट्रवाद की विचारधारा के जरिए क्या हुआ कि भारत का राष्ट्र बना। तो हम ये कह सकते हैं कि राष्ट्र को बनाने के लिए किसका महत्वपूर्ण योगदान है दोस्तों? राष्ट्रवाद का महत्वपूर्ण योगदान है। और ये बात किसने कही थी? ये गेलनर ने कही थी, जिसमें निश्चय ही अन्य कारक भी कई सारे शामिल हैं। इस प्रकार से छूटे हुए तथ्य को हमने राष्ट्र की परिभाषा से अगर जोड़ देते हैं तो ये पूरी हो जाती है। अगर हम इन तीनों तत्वों यानी आत्मपरक, जिसे हम इंसा के नाम से जानते हैं, सब्जेक्टिव, वस्तुनिष्ठ और वैचारिक को एक साथ रख देते हैं, तो हम इस भरोसे के साथ कह सकते हैं कि ये तीनों तत्व मिलकर राष्ट्र की एक ऐसी परिभाषा दे सकते हैं जिसके दायरे में राष्ट्र के रूप में सोची जा सकने वाली सारी संभावनाएं समाहित हो सकती है। राष्ट्र की ये अवधारणाएं ऐसी समावेशी हो गई जो सभी राष्ट्रों को अपने दायरे में ला सकती है। उतनी ही विशिष्ट होगी जो दूसरे गैर राष्ट्रीय समुदायों के राष्ट्र की भिन्नता की पहचान भी सुनिश्चित करे। इस परिभाषा की विशेषता एक और भी है कि कोई भी वास्तविक या संभावित राष्ट्र इसकी परिधि से बाहर नहीं होगा। फिर भी यह उन समूह को छोड़ देगा जो राष्ट्र नहीं है। लेकिन यह ध्यान रखने योग्य है कि इस परिभाषा की सारी विशिष्टताएं प्रत्येक स्थिति में लागू नहीं हो सकते। उदाहरण के तौर पर बात करें दोस्तों, तो भारतीय राष्ट्रवाद एक सामान्य भाषा पर आधारित नहीं था। यहूदी या पोलिश राष्ट्रवाद एक सामान्य क्षेत्र या एक सामान्य आर्थिक जीवन पर आधारित नहीं था। पूरी यूरोप में कुछ अन्य राष्ट्रीय जैसे अल्बानिया किसी लंबे ऐतिहासिक निरंतरता का आधारित नहीं था। अतः सारे राष्ट्र इस परिभाषा के सारे तत्वों को समाहित नहीं कर सकते। तो कुल मिलाकर अगर बात करें तो सारे वास्तविक या संभावित राष्ट्र इस परिभाषा के कुछ तत्वों पर आधारित है। यदि हम इस प्रकार की विस्तृत और समावेशी राष्ट्रवाद की परिभाषा हमें उपलब्ध है, जिसमें हम रेनान, स्टॉलिन और गेलनर जो है उन्होंने तीनों ने हमें ये परिभाषा दी है, तो हमारे लिए राष्ट्रवाद और राष्ट्र राज्य को समझना आसान हो जाएगा। तो राष्ट्रवाद और राज्य जो है वो एकता पे जोर देता है। किस पे जोर देता है? एकता पे, यूनिटी पे जोर देता है। और इस बात को महत्व देता है कि राज्य जनता के प्रतिनिधि के तौर पे काम करता है। एक राष्ट्र राज्य वास्तव में इस तरह का राज्य होता है। हालांकि मानव इतिहास में विभिन्न प्रकार के राज्य मौजूद रहे, लेकिन किसी भी पहले के राज्य ने राष्ट्रवाद की इन शर्तों को पूरा नहीं किया। और आधुनिक समय की परिस्थितियों में भी नए तरह का राष्ट्र राज्य जो है वो एक तरह से विकसित हुआ है, जिसमें राष्ट्र और समाज एक दूसरे के अभिन्न अंग है। राष्ट्र वृहद आधुनिक समुदाय है जो अपना प्रतिनिधि राज्य चाहते हैं। वस्तुतः राष्ट्रवाद इसके लिए जमीन तैयार करता है। राष्ट्र और राष्ट्रवाद के बारे में कुछ समझने के बाद अब समय आ गया है कि हम राष्ट्रवाद के सिद्धांतों पर चर्चा करें। वो बात हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आज हमने तीन जो परिभाषाएं थी, तीन जो विद्वान थे, उसके आधार पे समझने का प्रयास किया कि राष्ट्र क्या है। हमने फाइनली ये माना कि भारत के संदर्भ में अगर बात करें तो राष्ट्र का निर्माण किसी क्षेत्र, भाषा या किसी आपके विचार के ऊपर ना होके या किसी जाति या समुदाय के ऊपर ना होके राष्ट्रवाद की भावना से हुआ है। तो राष्ट्रवाद जो है वो क्या बनाता है? राष्ट्र बनाता है। और राष्ट्र कभी भी राष्ट्रवाद नहीं बनाता, राष्ट्रवाद ही हमेशा राष्ट्र को बनाता है। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू।